वेलकम टू मॉडर्न पाठशाला। आप सभी के मॉडर्न पाठशाला पर स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, लास्ट तक देखें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, ध्यान से लास्ट तक देखेंगे। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो कितने अंतराल बाद? 5 वर्ष के समय अंतराल के बाद क्या करता है राष्ट्रपति? वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 280 पे दिया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी को पता है कितनी थी? 7 थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस अनुच्छेद के किसमें अंतर्निहित है? तो अब क्या हो जाएगा आपका आंसर? भारत की जनता पे जो सर्वोच्च सत्ता है भारत के शासन की, वो किस पर निहित करती है? भारत की जनता पर निहित करती है। आगे देखेंगे फ्रेंड, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आप देखते हैं प्रेस के अलग से नहीं दिया गया। किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? तो इसको आर्टिकल 19A में रखा गया है, या वह हिंदी में अनुच्छेद 19 के काम में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी किसके जो संसदीय समिति होती है उसका अध्यक्ष का कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है? सिफारसी अधिकार है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, कौन सा अधिकार है? सिफारसी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कौन करता है? तो कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ये 24 नहीं हो के अब कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 नहीं 25। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट है, आपको याद रखिएगा, जो 25वें नंबर का आपका हाई कोर्ट है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो क्या होता है? स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है इसका उल्लेख? 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया है फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 370 में किसका प्रावधान था? तो किसका प्रावधान है नहीं, अब था, अब ये तो अब हाल ही में ख़त्म कर दिया गया। तो कहाँ? जम्मू और कश्मीर, आपको सभी को पता है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था आपका? संविधान का जो प्रारूप है वो स्वीकृत किया गया था। इस दिन हमारा संविधान, इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से अगर लागू हो गया की बात करेंगे तो हमारा 26 जनवरी से पूर्णतः लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन के भारत 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो क्या याद रखेंगे? भारत 1919 का कौन सा? भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसकी लागू किया गया था। 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के 15 अगस्त
47 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो भारत क्या था? एक ब्रिटिश राजकुल का एक अधिराज्य था। एक किस रूप में था? एक जो ब्रिटिश राजकुल हुआ करता उसके एक अधिराज्य के यानी जिस अधीनस्थ एक राज्य के रूप में था। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसको भाग 3 को क्या जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है संविधान के। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो शासनाध्यक्ष की बात करेंगे तो हम शासनाध्यक्ष करें या राष्ट्राध्यक्ष बोले तो किससे बोला जाता है? राष्ट्रपति को बोला जाता है। सर्वोच्च सेना के सेनापति बोला है तो वो भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी को बोला जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो जो मौलिक कर्तव्य हमने लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने ली हैं, वो कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी ली हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति की सहमति से कोई हमारे भारतीय नागरिक से विदेशी सरकार से क्या कोई उपाधि या सम्मान ग्रहण कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती है तो वो ग्रहण नहीं कर सकता है, चाहे किसी भी देश का, चाहे अमेरिका क्यों ना दे अपने वहाँ का संविधान आपका कोई पुरस्कार दे। तो हम जब तक भारत के राष्ट्रपति उसकी आज्ञा नहीं देंगे या प्राप्त करने की अनुमति नहीं देंगे तब तक हम कोई भी पुरस्कार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो मौलिक अधिकार पहले कितने होते? 7 हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमें क्या कर दिया? जो हमारा 7वां संविधान संपत्ति का अधिकार उसको हटाकर 300 के आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया, रख दिया गया है और यहाँ से हटा दिया गया। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। फ्रेंड्स, कहाँ पे किया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं का, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। किस दिन से संविधान के निर्माण में संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इसी दिन से क्या होगी? जो नई संसद की जो हमारी संविधान सभा थी वो किसमें? संसद के रूप में कन्वर्ट हो गई। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारतीय की संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब? 1934 में। याद रखिए, सर्वप्रथम की बात की जाए तो स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था 1934 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था? तो किसको बनाया? 36वें संशोधन के द्वारा हमारा क्या बनाया गया था? सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो कौन सी? चतुर्थ अनुसूची में दी गई। चौथी अनुसूची में उसमें प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, कितने क्षेत्र होंगे, इसकी आवंटन सूची कहाँ दी गई है? चौथी अनुसूची में दी गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। और यही याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद आर्टिकल 32 को किसने माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल जो 32 दिया गया है वहाँ उसको किसने माना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो कहाँ पर दिया था?
प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया, हम भारत के लोग, है ना। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1971 में। क्या हिमाचल प्रदेश को क्या हो, राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से लेके 22 तक जो दिए गए हैं हमारे क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार में दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको 19 से 22 के अंतर्गत रखी गई है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में? तो अभी पहले भी पढ़ चुके, 19 के ए में है या 19 के का में। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो कितनी बार बुलाई गई है? 4 बार बुलाई गई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप पता है फ्रेंड्स, कौन? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं। और अध्यक्षता की बात करें तो कौन करेगा? स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी किसी वजह से नहीं संभाल सकता या नहीं है तो कौन संभालेगा? जो हमारे CJI होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो उस भार को ग्रहण करते हैं। और उनको जो वेतन भत्ते होते हैं वो उस राष्ट्रपति की भांति सारे मिलते हैं। राष्ट्रपति के रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए? तो इसका कितना समय दिया गया? 6 माह के अंतर्गत भर लिया जाएगा। किसी तरह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसका वो कितने समय भर लिया जाएगा? 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर उसको भर लिया जाएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया? जो प्रत्येक राज्य के लिए सीटें होती हैं, कितनी सीटें कहाँ से किस राज्य के लिए हैं, वो कब किए गए थे? 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो कब तक यार? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। अभी भी जो हमारा उसी के अनुसार चल रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 2026 तक किसके अनुसार चल रहा है? जो सीटों का आवंटन है 1971 की जनगणना के आधार पर ही चल रहा है अभी भी, ठीक है। याद रखिए 2026 तक ये चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सा लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? तो कौन कर सकता है? भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वो जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसमें भाग तो ले सकते हैं लेकिन वो किसी भी प्रकार का मतदान नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो कौन हो जाएंगे? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के कौन से प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं? तो भारत के महान्यायवादी, क्योंकि वो तो चुन के नहीं आते हैं, वो कौन? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद धारण किए रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, ये हो जा लिखा है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? होता है सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों में राज्य सरकार को कौन परामर्श? एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आपके भारत सरकार का क्या होता है? महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य में क्या होता है?
एडवोकेट जनरल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यहाँ क्या होता है, राज्य के स्तर पर एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर उच्चतम अधिकारी भी कहा जाए तो कौन होगा, एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से आरंभ माना जाता है, तो ऐतिहासिक 1600 ईस्वी से माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 ईस्वी में पारित हुआ। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो इस रेगुलेटिंग जो अधिनियम है, अपना रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के द्वारा क्या है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिलता था, तो किसके द्वारा अस्वीकार कर सकता था गवर्नर जनरल, कोई भी अगर समिति निर्णय को दे रही है तो उसको अस्वीकार मतलब उसको रिजेक्ट करने का अधिकार दिया गया, तो किसको, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अनुसार उसको ये अधिकार मिलता था। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ एक्ट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत की गई थी फ्रेंड्स। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी फ्रेंड्स। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था कब की गई थी फ्रेंड्स, तो इसको हम देखेंगे किस चार्टर एक्ट द्वारा की गई, तो ये की गई थी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। कब की गई थी, चार्टर एक्ट जो 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा था, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी फ्रेंड्स। आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स और आगे फिर कल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके शासन का जो किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम है, 1919 वाला जो अधिनियम है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। किस राज्य विधानसभाओं में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं, तो पहले ये अधिकार था जम्मू कश्मीर कर सकते थे, अब ऐसा कुछ है नहीं, है ना। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बोलेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, 1858 में नियुक्त किया। तो याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया जो थी उनको भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया, 1858। जैसे सम्राट होता है और जब स्त्री के लिए भी यूज करते हैं यही, तो हम उसको साम्राज्ञी बोलते हैं, सामग्री नहीं, साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी। आगे कल करेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहीं तक करते हैं। 60वां क्वेश्चन है आपका, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था,
जो आपका मार्ले मिंटो एक्ट था, इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथक निर्वाचन। तो आपका मेन उद्देश्य मार्ले मिंटो कब लागू हुआ? 1919 वाला था। इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, आगे हम करेंगे कल। ठीक है फ्रेंड्स, जो नए हैं फ्रेंड वो मॉडर्न पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।